गुड मॉर्निंग। 20 जनवरी की न्यूज़ को हम कवर करेंगे। तो पहली न्यूज़ है महाश्वेता देवी जी के बारे में। मैं पहले भी इनके बारे में बता चुका हूँ। ये 100 साल की हुई हैं अभी। ये राइटर एक्टिविस्ट हैं। ये मतलब जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, फॉरेस्ट राइट्स हैं, उनके बारे में किताब में लिख कर, अखबार में आर्टिकल लिख कर वो बताती हैं। तो ये अभी 100 साल की हो गई, इनका देहांत नहीं हुआ है अभी। ओके, तो इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी थी, जैसे चोली के पीछे। तो ये महाश्वेता देवी ने अपनी शॉर्ट स्टोरीज बिगन करना शुरू किया था यहाँ से। चोली के पीछे एक स्टोरी लिखी। फिर जो सबसे बड़ी जो इनकी बुक थी वो थी अरण्यर अधिकार। अरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल के अधिकार के ऊपर, द राइट्स टू द फॉरेस्ट। इसके बारे में इन्होंने बोला था। प्लस जो प्रोपेगेंडा बीच में फैला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मेधा पाटेकर जी ने किया था, उसको भी इन्होंने एक्सपोज किया था। शी वॉज ट्रूली अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रादर देन बीइंग अ प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट। ओके, तो इसके बारे में मैं पिछली वीडियोज़ में कई बार बता चुका हूँ। महाश्वेता देवी जी का नाम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। ये जो वीड होती है, वीड मतलब जैसे अगर कोई फार्म है, इसमें कोई भी फसल हो रही है, तो उसके बीच में कुछ जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड बोलते हैं। तो इसी तरह की एक वीड है जो हरियाणा और राजस्थान में जो मस्टर्ड फार्मर्स हैं, जो तेल की खेती हो रही है सरसों की, उसको तबाह करे दे रही है। इसका नाम यूपीएससी में पूछा जा सकता है। इसका नाम है ओरोबांशी एजिप्टियाका। जस्ट रिमेंबर दिस नेम, ओरोबांशी। इसको कैसे भी आप प्रोनाउंस करें, ये मैंने लिख दिया है, ओरोबांशी एजिप्टियाका। इससे लड़ने की हमें बहुत ज़रूरत है। ये बिगेस्ट थ्रेट बन गया है एडिबल ऑयल क्रैप का, है ना, मेजर हिडन थ्रेट। इसका नाम आप याद रखिए। तो इससे लड़ने के लिए देखो आगे चल के क्या करते हैं, वी विल सी दैट। नेक्स्ट, आज ये कल की न्यूज़ है, मिस अप्रोप्रिएशन जो सोने का हुआ था सबरीमाला टेम्पल में। सोने को मतलब बहुत सारा सोना इन्होंने गायब कर दिया था, और बहुत समय से ऐसा चलता आ रहा है। ये जो टेम्पल मिसमैनेजमेंट का काम है, आप तमिलनाडु में देख लीजिए, केरला में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, एंड वेस्ट बंगाल में देख लीजिए। यहाँ पे अपोजिशन रूल गवर्नमेंट है। यहाँ पे जो टेम्पल मैनेजमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और धीरे धीरे करके जो भी चढ़ावा आता है, सोना चांदी, उसको या तो फेक गोल्ड से रिप्लेस कर देते हैं, या फिर उसको गायब ही कर देते हैं। गड्डी के गड्डी नोट गायब हो जाते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में। अभी सबरीमाला टेम्पल में 16 लाख रुपए का घी गायब हो गया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप तिरुपति बालाजी का टेम्पल देख लो, तिरुपति बालाजी का टेम्पल, उसमें जो पिग पिग नहीं कहेंगे, बेसिकली एनिमल फैट, घी की जगह पे एनिमल फैट लड्डुओं में मिला के खिला रहे थे। तो बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अभी आज ही ईडी ने रेड की हैं 20 से ज़्यादा जगहों पे ऑल ओवर केरला में। तो ये प्रोब चल रही है उसकी। तो ये इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है जो टेम्पल का मैनेजमेंट है। वाई इट इज़ इन गवर्नमेंट्स कंट्रोल, वाई ओनली टेम्पल, बेसिकली वाई ओनली टेम्पल्स। देखो मॉस्क भी हैं। अगर आप देखो अजमेर शरीफ की दरगाह है, करोड़ों का चढ़ावा आता है वहाँ से, आप उसको भी आप उसमें करिए। चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं। अगर आप कंट्रोल ही करना चाहते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, टेम्पल्स को, तो आप सभी रिलीजन के लिए कीजिए। ओके, वाई ओनली हिंदू रिलीजन्स स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट, ये मामल्लन ये मामल्लन रिजर्वायर बना रहे हैं तमिलनाडु में, हम इसको बनाएंगे। ओके, सॉरी, तमिलनाडु में इसको बनाया जा रहा है, और ये चेन्नई में पानी की सप्लाई के लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा। जो रिवर का नाम है वो है कोवालम रिवर बेसिन। इसको कोवे लॉन्ग रिवर भी बोल देते हैं। जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स, यूपीएससी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ड्रिंकिंग, ये 6th ड्रिंकिंग वाटर सोर्स होगा चेन्नई सिटी के लिए। नेक्स्ट, आईएमएफ ने जो पहले इसको देखते हैं। आईएमएफ ने देखो, एक सेकंड, लेट मी क्लियर माय थ्रोट। देखिए आईएमएफ ने 2025-26 के लिए जो हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शंस दिए थे वो 6.6 दिए थे। इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 7.3। मैंने आपको बताया था हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स दिए हैं, उसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है हम 7.4% ग्रो करेंगे। इसके साथ ही जैसे ये एस्टिमेट आए थे, यूएन देसा ने बोल दिया था कि हम भी अपना बढ़ा के कर दे रहे हैं, 7.2% इंडिया ग्रो करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। ओके, तो आईएमएफ ने भी अपना बोल दिया है कि हम 7.3% बता रहे हैं कि इंडिया इतने परसेंट ग्रो करेगा। ओके,
इंडिया ने तो पहले ही बोला था कि हम 7 से 8% के बीच में हम ग्रो करेंगे, ये इंडिया का प्रेडिक्शन था और हमारा प्रेडिक्शन एकदम सही था। लेकिन जितने भी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आप देखोगे, आईएमएफ ले लो, चाहे आप आईएमएफ ले लो, चाहे वर्ल्ड बैंक ले लो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक ले लो, ओके, ये सारी बैंक्स ने बोला था कि इंडिया जो है 6.5 से 6.6% के बीच में ही ग्रो करेगी। ओके, ये एक सोची समझी साजिश के तहत होता है। इंडिया के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया इज़ गोइंग टू ग्रो वेरी फास्ट। अभी भी अगर आप देखो 2027 फाइनेंशियल ईयर के लिए आईएमएफ ने बता दिया है कि हम 6.4% ही ग्रो करेंगे। इंडिया की पहले से ही इन्होंने लो करके रखी हुई है। इसको जानबूझ के इसलिए लो किया जाता है कि जिससे कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इंडियन इकोनॉमी में वीक हो जाए और इंडिया जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए। क्लियर है कि नहीं? एक तरह से ग्रोथ को हैम्पर करने के लिए भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी के ओवरऑल रेटिंग्स हैं वो भी B+ कैटेगरी में है, आई थिंक। ओके, डेट, उधारी को लेके, कर्जे को लेके। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये वाला टारगेट भी आप याद रख सकते हैं कि 6.4% का बोला है आईएमएफ ने 2027 के लिए। नेक्स्ट, चांदी के प्राइसेस को लेके मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चांदी के प्राइसेस एंड गोल्ड प्राइसेस दोनों रिकॉर्ड हाई हिट हो रहे हैं। सोना 1,45,000 रुपये पर 10 ग्राम हो गया है। चांदी अगर देखो 3 लाख रुपये हो गई है। मैंने आपको बताया था 1 जनवरी 2025 को ये 84,000 रुपीज़ पर केजी थी। 1 जनवरी 2026 को ये 2,40,000 रुपये पर केजी हो गई। समझ पा रहे हैं आप लोग? और अभी आने वाले 20 दिन में ही ये 3 लाख रुपये पर केजी हो गई। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है, दो इसके मेन रीज़न हैं, 2 मेन रीजंस। पहला है क्रिटिकल मिनरल पॉलिसीज़, मिनरल पॉलिसीज़। देखो, यूएसए ने चांदी को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर कर दिया था। सोने का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में कम होता है लेकिन सिल्वर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर कर दिया। तो यूएसए की जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया चांदी को। पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये है, चाइना ने भी चांदी को क्रिटिकल मिनरल में डिक्लेयर कर रखा है पहले से ही, और उन्होंने अपनी क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट पॉलिसी को चेंज कर दिया, तो वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सिल्वर को इतना ज़्यादा। तो ये दो मेन रीज़न है कि सिल्वर की स्कार्सिटी बढ़ने वाली है। थर्ड जो मेन रीज़न है वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रेड, है ना। इकोनॉमी की जो अनसर्टेनिटीज़ है कि ट्रंप को गुस्सा आ गया, 10% EU पे टैरिफ अनाउंस कर दिए, है ना, इंडिया US की ट्रेड डील हो नहीं रही है। तो ये सारी जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, तो जो वर्ल्ड का इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इकोनॉमी से हट रहा है। ऐसा जब भी होता है तो आप समझ के चलिए कोई बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है, बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। तो सोने चांदी में ही लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो हम किसी इकोनॉमी में क्यों इन्वेस्ट करें? कल को अगर कहीं युद्ध हो जाता है, हमने इंडिया में या चाइना में या ताइवान में कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पैसा, और मान लो चाइना ताइवान पर अटैक कर देता है, तो उनका इन्वेस्टमेंट डूबने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे समय में लोग दूसरी कंट्रियों में इन्वेस्ट न करके इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, फिजिकल एसेट्स में करते हैं। फिजिकल एसेट्स जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इस तरह की चीज़ों में करते हैं। प्रॉपर्टी उस देश में नहीं लेंगे, जैसे अगर पाकिस्तान है तो कोई पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं लेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप कि ये फिर से आपको समझ में आ गया होगा सोने चांदी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, लोकसभा में स्पीकर होता है, इसमें चेयरमैन होता है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है कि नहीं। ये सारे लोग आके मिलेंगे कहाँ पे? लखनऊ में। जस्ट रिमेंबर दिस, ये लखनऊ में होगी। यूपी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। ये इसके न्यूज़ में आती रहेगी, मैं बताता रहूँगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ओके, दुनिया में कैसे डेमोक्रेसी चलेगी, कैसे इलेक्शंस को मैनेजमेंट करना है, तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको होस्ट करेगा। देखो ये लिखा हुआ है, EC, इलेक्शन कमीशन टू होस्ट।
तो ये न्यू दिल्ली में ही होनी है, कैपिटल में। रिमेंबर दिस, ये न्यू दिल्ली में होगी। इसमें 70 से ज़्यादा देश जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स आएंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग कुछ भाषण देंगे इसमें, वहाँ के लोग कुछ भाषण देंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, इलेक्शंस करवाने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये एक क्विज आई थी। दिस लीडर वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली। इसका नाम है, श्रीलंका की हैं ये, श्रीमावो भंडारनीके। रिमेंबर दिस नेम। दुनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है ये, जो श्रीलंका की थी, श्रीमावो भंडारनीके। दूसरा है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी इस आदमी की डेथ के बाद। तो सबको पता है लाल बहादुर शास्त्री, उज्बेकिस्तान में इनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद इनकी, उज्बेकिस्तान नहीं, अजरबैजान में आई थिंक, या फिर अर्मेनिया में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी और उसके बाद ही ये प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की पार्टी का चेयरमैन बनने के लिए किस आदमी को हराया था? मोरारजी देसाई को हराया था। नेक्स्ट, दिस प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी तक? जवाहरलाल नेहरू हैं। इंदिरा गांधी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ी थी। पहला तो रायबरेली है, दूसरा है चिकमंगलूर और मेडक। रिमेंबर दीज थिंग्स। छठवां क्वेश्चन है, इन 2 लोगों ने अशासन किया था। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वैसे आप पता कर सकते हैं। सतवंत सिंह और बीनत सिंह, ये सिख थे, इन्होंने ही गोलियों से इनको छन्नी कर दिया था। ये इनकी पर्सनल सिक्योरिटी में थे। नंबर ऑफ वुमेन शी अपॉइंटेड टू फुल कैबिनेट रैंक, इन्होंने किसी भी आदमी को पूरी कैबिनेट रैंक का जो मिनिस्टर है वो घोषित नहीं किया इंदिरा गांधी ने अपनी उसमें लाइफ में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी को एक लेटर लिखा है। ये लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि तुम्हारे देश ने मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया, जबकि मैंने 8 वॉर रुकवा दिए। इसलिए मुझे फील आ रहा है अंदर से कि अब मैं पीस नहीं चाहूँगा। ओके, पहले मैं पीस चाहता था, अब नहीं चाहता। और डेनमार्क को मैं बता दे रहा हूँ कि हम ग्रीनलैंड को चाइना और रसिया से बचाना चाहते हैं। तो इनकी राइट ऑफ ओनरशिप है क्या भैया? इनके पास कागज़ था नहीं। दुनिया में लोग आए थे शिप से बैठ के, और हम भी शिप से कई बार डेनमार्क में, उसमें ग्रीनलैंड में चले गए। तो ये थोड़ी ना है, ओनरशिप के पेपर कहाँ है? तो इसलिए बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमारा है। नाटो को भी कह दिया कि हम देख लेंगे तुमको, और कंप्लीट कंट्रोल लेना चाहते हैं ये इसका। प्रेसिडेंट डीजे की तरह ये लोग बाजते रहते हैं। तो इन्होंने यही बोला है। अब इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। जैसे ही ये भाई साहब प्रेसिडेंट बनते हैं, इन्होंने बोलना शुरू किया, गिव मी नोबल, गिव मी नोबल, और मैं अटैक रुकवा दूंगा और मैं वॉर रुकवा दूंगा। यही गा के तो ये प्रेसिडेंट बने थे। ये चल रहा है कि नहीं? ओके, तो किसी ने इसको नोबल नहीं दिया। फिर जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ये फीफा होता है फुटबॉल के लिए, आप लोगों को पता होगा वैसे। ये 3 कंट्रियां होस्ट करेंगी मिलके, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा। तो इसकी जो इनॉग्रल सेरेमनी हो रही थी, तो वहाँ पे ट्रंप को खुश करने के लिए फीफा वालों ने एक फीफा पीस प्राइज़ बना दिया, नया पीस प्राइज़। अब बोले पहला प्राइज़ हम ट्रंप को दे देते हैं। तो ट्रंप को पहला पीस प्राइज़ दे दिया इन्होंने। उसके बाद तुरंत इन्होंने क्या किया, वेनेजुएला को अटैक कर दिया। उसके बाद इन्होंने थ्रेटन किया क्यूबा को, कोलंबो को और अदर कंट्रीज़ को, कैरेबियन आइलैंड्स में। उसके बाद ये वेनेजुएला में घूमने गए और मकायदो का जो नोबेल पीस प्राइज़ है, सी इज़ अ वेरी फेक लेडी, उनका नोबेल पीस प्राइज़ उन्होंने ले लिया। उसके बाद इन्होंने अब चिल्लाना शुरू किया है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। 2 रीज़न ये दे रहे हैं ग्रीनलैंड को कब्जाने के। पहला है कि रशिया और चाइना से थ्रेट है कि ये जो 2 अर्थ हैं, ये सॉरी 1 अर्थ है, ये 2 पोल हैं, यहाँ पे ग्रीनलैंड पड़ता है। तो रशिया चाइना इस रीजन को कंट्रोल कर लेंगे, तो हम ग्रीनलैंड के थ्रू इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, दूसरा दिया है कि यहाँ पे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, हम अपने चाइना पे डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ के ग्रीनलैंड के क्रिटिकल मिनरल्स भी चाहिए। ये इन्होंने 2 मेन रीजन दिए हैं। अगर पहले रीजन का देखें तो फ्रांस ने कहा कि अगर रसिया चाइना का थ्रेट है, तो जो हम ईयू की जितनी भी कंट्रियां हैं, यूरोपियन यूनियन की, स्पेशली फ्रांस, इन लोगों ने अपने ट्रूप्स भेज दिए हैं यहाँ पे कि हम रक्षा करेंगे इसकी, हम चाइना और रशिया को कब्जा नहीं करने देंगे। जैसे ही इन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे, ट्रंप का असली रंग दिखाना शुरू कर दिया कि अरे यार ऐसे कैसे, हमको बेसिकली इनको चाहिए ग्रीनलैंड। तो इन्होंने कहा कि हम 10% टैरिफ लगा रहे हैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ पे
जब तक कि हमें ग्रीनलैंड नहीं मिल जाता। और उसके बाद 15% एडिशनल टैरिफ बाद में लगाएंगे, टोटल 25% टैरिफ लगा देंगे। और अभी इन्होंने नोबल कमेटी को लेटर भेज दिया है कि बोले कि मैं पीस चाहता था लेकिन तुम लोगों ने मुझे नोबल नहीं दिया, तो अब मैं केओस चाहूँगा वर्ल्ड में। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं ग्रीनलैंड का क्या होगा, क्या इससे नाटो ख़त्म हो जाएगा? तो देखो, नाटो जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 12 देशों ने, ये करंट अफेयर्स के लिए ज़रूरी है, छोटे मोटे फैक्ट्स हैं ये पता होने चाहिए इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 12 कंट्रियों ने मिलकर 1949 में नाटो को इस्टेब्लिश किया था। अभी इस समय इसमें प्रेजेंट में 32 मेंबर हैं। ओके, केवल एक बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि आर्टिकल 5 को एक्टिवेट किया गया, वो हुआ था 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ था यूएसए में। क्लियर है? ये तो मेन चीज़ है। अब नाटो में देखो, एक तरफ तो यूएसए है, एक तरफ ईयू है, ये है ग्रीनलैंड, इस तरह से उल्टा। ग्रीनलैंड को यूएसए कब्जाना चाहता है, अब ईयू वाले इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आर्टिकल 5 एक्टिवेट होगा तो क्वेश्चन यही है कि इस नाटो का होगा क्या है। नाटो की जितनी भी कंट्रियां हैं 32 देश, ये किसकी तरफ से लड़ेंगे? ये जो 32 मेंबर्स हैं वो यूएसए की तरफ से लड़ेंगे? क्या यूएसए की जो कंट्री है वो अपने आप के खिलाफ लड़ने आएगी ग्रीनलैंड में? तो ये मेन इशू है। तो हो सकता है कि दिस नाटो विल एंड। ओके, तो यूरोपियन यूनियन की एक नई खुद से ही ये डिफेंस ट्रिटी साइन करें कि हम वी कैन नेवर ट्रस्ट यूएसए, वी हैव टू डिफेंड आवर सेल्व्स। तो ये आगे देखो इसमें क्या होता है वो हम देखेंगे। अगर देखो सिक्योरिटी की ही बात है, अगर यूएसए सिक्योरिटी करना चाहता है तो कोल्ड वॉर के टाइम पे देखो 1951 में 17 बेसिस हुआ करते थे आर्मी के ग्रीनलैंड में, यूएसए के 17 बेसिस, 17। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ 16 इन्होंने बंद कर दिए, एक बचा हुआ है, अभी भी एक यूएसए का बेस है। अगर आप केवल और केवल यूएसए से मतलब यूएसए को सॉरी ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 16 बेसिस का, ये ऑलरेडी अभी भी अवेलेबल है वहाँ पे। आप जाइए अपने सोल्जर्स को लेके वहाँ पे डिप्लॉय कर दो, ग्रीनलैंड सेफ हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आप केवल और केवल क्रिटिकल मिनरल्स को चाहते हैं तो आप अपनी कंपनीज को बोलिए कि आप यहाँ जाइए ग्रीनलैंड में और क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करो। तो मुद्दे की बात है, न तो चाइना रशिया का थ्रेट है, न इनको क्रिटिकल मिनरल से मतलब है। ये जो ट्रम्प की पर्सनल जो ग्रीड है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, पहले टर्म में भी इसने बोला था कि मुझे खरीदना है ग्रीनलैंड को, आई एम ऑफरिंग मनी। तो बस चूंकि माइट इज़ राइट, अभी इस समय यूएसए पावरफुल है तो ताकत दिखा रहा है अपनी और ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहता है। ना तो क्रिटिकल मिनरल का इश्यू है, कंपनी जा सकती हैं, एक्सप्लोर कर सकती हैं। ओके, दोनों देशों का फ़ायदा होगा, डेनमार्क का भी फ़ायदा होगा इसमें, यूएसए का भी फ़ायदा होगा। सिक्योरिटी का थ्रेट है तो आप अपनी वो भेज दीजिए। आई होप कि ये मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूएई के प्रेसिडेंट आए, इनका नाम मैं फिर से बता देता हूँ, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। रिमेंबर दिस नेम, शेख मोहम्मद बिन जायद से भी आप समझ जाएंगे। तो इन्होंने अब जो $100 बिलियन का इनका टारगेट था ट्रेड का 2030 तक का, इसको बढ़ा दिया है। इन्होंने बोला है कि अब हम $200 बिलियन का टारगेट करेंगे। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2032 तक हम लोग ये करेंगे। ओके, ये ईयर भी याद रखनी कि कब तक का रखा है इन्होंने टारगेट। ओके, प्लस इसकी साइडलाइन में और भी बात कर लेते हैं। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पोलैंड के, ये इंडिया में आए हुए हैं। ओके, तो इंडिया के जो जयशंकर हैं वो इनसे मिले और इन्होंने इनको बुरी तरह से उतार दिया। कह रहा है कि तुमने इनको लेके जो टैरिफ्स हैं, यूएसए के टैरिफ्स हैं और हम चाइना से ऑयल ले रहे हैं, उसको हमको इंडिया को सेलेक्टिवली टारगेट किया है पोलैंड ने। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, पोलैंड और रशिया के रिलेशनशिप बहुत ख़राब रहते हैं, दोनों नेबरिंग कंट्री हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मनी ने पोलैंड को ही अटैक किया था पहले। तो पोलैंड ही एक यूरोपियन यूनियन का ऐसा कंट्री जिसमें कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक पोलैंड को फार राइटिस्ट मतलब फार राइट पार्टीज ही रूल कर रही थी। तो उन्होंने कह दिया था वी डोंट वांट एनी मोहम्मदन इन आवर कंट्री। ओके, तो किसी भी इस्लाम को फॉलो करने वाले आदमी को ये उसमें पोलैंड में एंट्री ही नहीं करने देना चाहते थे कभी भी। और वो गवर्नमेंट प्रो इंडिया भी थी। अभी क्या हुआ, रिसेंटली चुनाव हुए, पोलैंड के लोगों ने लिबरल लोगों को पार्टी मतलब पावर में बैठा दिया। वो लिबरल लोगों ने बॉर्डर भी अपने ओपन कर दिए हैं इमिग्रेंट्स के लिए, इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। और वो ये जो पोलैंड की गवर्नमेंट है वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स उसके देखने को मिलते हैं। तो ये सुन के आए थे कि इंडिया तो मतलब थर्ड वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड कंट्री है और हम जाएंगे कुछ भी सुना देंगे। लेकिन जयशंकर इज चैट, उसने कहा कि भाई तुम दोगले आदमी हो, और सुन के बेचारे दंग रह गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
नेक्स्ट मैं आपसे बात कर दूं, इंडिया और ईयू की समिट होने वाली है, यूरोपियन यूनियन की। मैंने बताया कि ईयू के डेलीगेट्स आएंगे हमारे 26 जनवरी पे। तो प्रोबेबली 27 जनवरी को ये ट्रेड मतलब समिट हो जाएगी, और एफटीए हो गया, डिफेंस और मोबिलिटी को लेके बहुत सारे एग्रीमेंट्स को साइन कर लेंगे ये लोग। 90 मेंबर का डेलीगेशन आएगा ईयू का, मिलके ये लोग बात करेंगे। ये मैं बता देता हूँ, न्यू दिल्ली में होने वाली है, रिमेंबर दिस, न्यू दिल्ली। ओके, ये लोग मिलके बात करेंगे। और इंडिया ने मतलब 2007 से ये लोग बेचारे एफटीए की बात कर रहे हैं ईयू से, लेकिन कभी साइन नहीं कर पाए। तो पॉसिबली है कि यूएसए की वजह से इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, और इट विल बी हाईली इन फेवर ऑफ इंडिया, आई कैन गारंटी यू दैट। इन्होंने प्रपोज किया हुआ है कि हम एक सिक्योरिटी डिफेंस पार्टनरशिप भी करेंगे, एक दूसरे की कंट्रियों में मिलकर हम डिफेंस और सिक्योरिटी को वो करें। ओके, ये बात करेंगे कार्बन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो टैक्स लगाया है 1 जनवरी से, मैंने बताया था आपको। तो उसको भी, उस पर भी बात करेंगे, किस तरह से अपने स्टील और एल्यूमिनियम के सेक्टर को हम लोग सेव कर सकते हैं। प्लस एक सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये भी साइन करने की, ये लोग साइन कर सकते हैं डिफेंस कोऑपरेशन में आगे बढ़ने के लिए। ओके, ये सारी चीज़ें होंगी, अभी तो हुई नहीं है, जब होंगी तब देखेंगे। चाइना की पॉपुलेशन को लेके मैंने आपको कल बताया था, 2024 में इन्होंने करीब 1 करोड़ मतलब 95 लाख बच्चे पैदा किए थे। इस बार इन्होंने 8 लाख बच्चे पैदा किए हैं, तो 15 लाख बच्चे कम हो गए। तो पॉपुलेशन जाहिर सी बात है इतने से कम हो जाएगी। तो इनकी पॉपुलेशन पॉलिसी मतलब डिक्लाइन कर रही है। 2025 में 1.4 बिलियन थे, अब ये 3 मिलियन इनकी पॉपुलेशन इस साल कम हो गई, मतलब 30 लाख लोग ऑलरेडी कम हो चुके हैं। हर साल 30-30 लाख भी कम होंगे, आगे चल के और ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? और ये पहली बार हुआ है जब से कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई है, तब से पहली बार हुआ है कि पिछले 4 साल से कंटिन्यूअसली चाइना की पॉपुलेशन गिर रही है। ओके, 2023 तक वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री हुआ करता था, फिर इंडिया ने इनको पछाड़ दिया। इनकी फैमिलीज़ का मानना है, कल मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, वो सुन सकते हैं, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी हो रही है, प्लस वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से औरतें भी कम हैं, और तुम्हारा ब्राइड प्राइस का भी इश्यू है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से। और कल्चर चेंज हो जाता है पास्ट 40 ईयर्स में, अगर आप देखोगे जब से वन चाइल्ड पॉलिसी आई है, चाइना हैज़ चेंज्ड, कोई बच्चे करना ही नहीं चाहता वहाँ। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया। ये मैं बता दूं, जो ब्रिक्स की समिट है इंडिया होस्ट करेगा इस बार, ये 18वीं ब्रिक्स की समिट होगी, इंडिया विल होस्टेड। और इसमें प्रपोज किया जा रहा है जितने भी देश हैं ब्रिक्स के, और उनकी अगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जैसा हमारा डिजिटल रुपया है ना, ई रुपया है, उसी तरह से जितनी भी कंट्रीज़ का डिजिटल करेंसीज़ हैं, उनको हम लोग ईज़ ऑफ पेमेंट के थ्रू लिंक करने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि हम ये केवल और केवल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र पैसा करने के पर्पज़ से ही कर रहे हैं, कि हम दूसरे देश में जाएं और अपने डिजिटल रुपए से पेमेंट कर दें, या फिर डॉलर के बदले रशिया का रूबल लेना हो, रुपए के बदले लेना हो, तो हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकें। इसकी वजह से ये किया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम ट्रंप को अभी गुस्सा नहीं करना चाहते। तो उन्होंने बोल दिया है कि हम जो प्रमोट कर रहे हैं रुपए का ग्लोबल यूज़, इट इज़ नॉट एम्ड एट प्रमोटिंग डी डॉलराइजेशन। ओके, इस साल मैंने ये बता दिया है कि ब्रिक्स की समिट हम होल्ड करेंगे। प्लस मैं बता दूं, ये 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई, ये हुआ स्पेन में। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि अगर ये इंडिया में हुआ होता तो पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर करता, और इंडिया की ट्रेन्स को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता फॉर ट्रैवल। हालांकि ये एक्सीडेंट्स हैं, दे कैन हैपन इन एनी कंट्री, जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट हम कवर करते हैं न्यूज़ को। ये कुर्दिस्तान का एक रीजन है, ये टर्की, अगर आप देखोगे, अगर ये टर्की है तो इस रीजन में, टर्की सीरिया के रीजन में कुर्द लोग रहते हैं। अभी तक का जो वर्ल्ड में जो भी लार्जेस्ट जेनोसाइड हुआ है ना, वो कुर्द लोगों का हुआ है, यहीदी। आई थिंक ये लोग रिलीजन फॉलो करते हैं। ओके, जितना तो हिटलर ने जू नहीं मारे थे, जितना इन लोगों ने कुर्द के लोगों को मार दिया है, करोड़ों की संख्या में टर्की ने मारा है। पूरा वर्ल्ड साइलेंट है। ओके, और मतलब लाखों की संख्या में, मिलियंस ऑफ वुमेन हैव बीन किडनैप्ड एंड सेक्सुअली असॉल्टेड, रेप किए गए हैं। ये मुद्दा बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। काफ़ी समय से आए दिन इस पर ये न्यूज़ आती रहती है। प्लस चाइना में, जब चाइना के लोग पाकिस्तान में काम करने आना नहीं चाहते मर्जी से, लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ज़बरदस्ती भेज देते हैं चाइना में, मतलब पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है, उसमें बेचारी गाड़ी जा रही थी चाइनीज़ की, और एक बम फट गया, 7 लोग मर गए।
तो ये एक वर्थ मेंशनिंग था, ये मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट, हाई सीज ट्रिटी। ऐसा माना गया था कि जब से ही 60 कंट्रियाँ इसको रेटिफाई कर देंगी और उसके बाद ये फोर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो 60 कंट्रियों ने इसको साइन कर दिया, उसके बाद 120 दिन लगे, उसके बाद ये इन्फोर्स हो गई है। अभी इसमें 83 कंट्रीज़ हैं। ये वर्ल्ड का पहला फ्रेमवर्क है जो हाई सीज़ को प्रोटेक्ट करता है। हाई सीज़ वो होते हैं जो 200 नॉटिकल माइल्स, ओके, एक जो ज़मीन पे मील होता है, मील वो 1.6 किलोमीटर का होता है, नॉटिकल माइल्स 1.8 किलोमीटर का होता है। रिमेंबर दिस। तो नॉटिकल माइल्स से बाहर का जो समुद्र है, जो कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब अर्थ का अगर एरिया देखें तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। करंटली अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियों ने मिलकर हाई सीज़ को 1% के लगभग हाई सीज़ प्रोटेक्टेड हैं। हाँ, अगर ये आ जाता है, ये वाली ट्रिटी इन्फोर्स तो हो गई है खैर अब, तो अब हो सकता है कि हाई सीज़ को और अच्छे से हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, एक नया स्टेट ऑफ मैटर उन्होंने खोज निकाला है। मैं आपको बता दूं, पहले जब हम छोटे थे तब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट हुआ करते थे। फिर प्लाज्मा आ गए, प्लाज्मा टीवी, ये हाई हॉट गैसियस स्टेट होती है, मतलब हाई टेम्परेचर पर जैसे ही जो मटेरियल बिहेव करता है उसको प्लाज्मा कह देते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आया, ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जिस तरह से मेटल बिहेव करता है उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोल देते हैं। अब ये सॉलिड लिक्विड हाइब्रिड करके एक नई स्टेट आई है, न्यू स्टेट, ये है नैनो पार्टिकल्स की वजह से। ओके, तो जो नैनो पार्टिकल हैं वो न तो स्लज हैं न जेल हैं, ये कॉम्बिनेशन है सॉलिड और लिक्विड, मतलब एक ही स्टेट में सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे, लिक्विड पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है कि नहीं, ये जेल भी नहीं होगा एक तरह से। तो इस तरह के उसको बोल दिया इन्होंने हाइब्रिड फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट। ओके, तो एज अ रिजल्ट नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड की दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, लेकिन यूनिक बिहेवियर होता है, ना तो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहे हैं ना प्योर सॉलिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना। कन्वेंशनली फिजिसिस्ट ने एज्यूम किया था कि एटम्स जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, लेकिन हमें आगे चल के पता चला कि वो वाइब्रेट करते हैं। जो वो वाइब्रेशंस हैं वो लिक्विड में और ज़्यादा हो जाते हैं, गैसियस में और ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं, तो ये सारी बातें हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट नोबल प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल एग्जिबिटेड वॉज एबिलिटी टू रिमेन लिक्विड एट टेम्परेचर फार बिलो नॉर्मल फ्रीज। हाँ, नैनो पार्टिकल मतलब ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि नैनो पार्टिकल्स अगर फ्रीजिंग पॉइंट से अगर नीचे भी चले जाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में ही बने रहते हैं, एक तरह से जमते नहीं हैं। ओके, ये है। नेक्स्ट साइंस बेस्ड न्यूज ये है, जो ग्रेविटॉन्स हैं, ग्रेविटॉन्स ये हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी पार्टिकल्स हैं ऑफ ग्रेविटी। ओके, अगर अर्थ की ग्रेविटी देखें, अगर ये अर्थ है, पूरी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे मैंने एक फ्रिज की चुम्बक रख रखी है और ये है हमारी एक पेपर क्लिप। ओके, ये ज़मीन पर रखी हुई है यहाँ पे सपोज, और मैं ये चुम्बक लेके आता हूँ इसके पास, तो ये तुरंत इसको अट्रैक्ट करके चिपका लेगी, ध्यान रखना। तो इतनी बड़ी जो अर्थ है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी इस छोटी सी चुम्बक से कम है, आप समझ पा रहे हो, और ये चुंबक को ये छोटी सी मैग्नेट चिपका लेती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत वीक होता है। ओके, तो टू डिटेक्ट कि हम ये ग्रेविटॉन्स को डिटेक्ट कर पाएँ, इट इज़ अ वेरी पेनफुल टास्क। क्यों? ग्रेविटी इज़ अ वेरी वीक फोर्स, है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। ग्रेविटी, अगर ग्रेविटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये कहीं आगे चल के आज से 10 साल में 15 साल में किसी साइंटिस्ट ने ये खोज कर ली कि हाँ ग्रेविटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो नई रिसर्च के लिए दरवाजे खुल जाएंगे और साइंटिस्ट पागल हो जाएंगे। नेक्स्ट, मैं ये न्यूट्रॉन स्टार को आपको बता देता हूँ। ये न्यूट्रॉन स्टार 1, ये न्यूट्रॉन स्टार 2, ये मर्ज हो रहे हैं। मैं ये बता चुका हूँ पहले, फिर से मैं बता देता हूँ। अगर ये हमारा एक स्टार है सूरज, सन, अगर ये छोटा है, ओके, स्मॉलर है, 1.44 टाइम्स से भी छोटा है, इसको चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं, मतलब इसका अगर 1.44 टाइम्स कर दें, उससे भी छोटा है, जब ये मतलब इसका ईंधन ख़त्म हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रुकेगा इसमें, तो ये कोलैप्स कर जाएगा। फिर क्या बनता है, एक नया प्लेनेट टाइप का कुछ बॉडी बन जाती है जिसको हम वाइट ड्वार्फ बोलते हैं। हाँ, अगर यही सूरज हमारा 1.44 टाइम से बड़ा अगर कोई स्टार है, वैसा होता, तो क्या होगा, इसकी जैसे ही ये इसका फ्यूल रन करेगा, इसके अंदरूनी हिस्से में आग लगने लगेगी। ओके, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, फिर और फ्यूल ख़त्म होने लगेगा,
तो ये एक्सपेंड करेगा और ये एक्सप्लोड हो जाएगा और फिर बाद में जाके कोलैप्स कर जाएगा। तो फिर एक न्यूट्रॉन स्टार जन्म लेता है। ओके, न्यूट्रॉन स्टार जन्म ले रहा है, इसमें से बीम ऑफ लाइट निकल रही है। अगर यही न्यूट्रॉन स्टार आपका रोटेट कर रहा है बुरी तरह से अपने एक्सिस पे, मतलब 700 राउंड्स पर सेकेंड रोटेट कर रहा है, इतनी तेज रोटेट कर रहा है और हाईली मैग्नेटाइज्ड है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसी को हम बोल देते हैं पल्सार। ओके, तो सेम है न्यूट्रॉन स्टार और पल्सार, और ये वाइट डॉर्फ एक ही उसके भाई बंधु हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये वो चल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ओके, इसमें कोई ना कोई जीतेगा तो ये करंट अफेयर्स बन जाएगी, तो मैं इसकी अपडेट देता रहूँगा आपको। ये ऑफ व्यू करके याद कर सकते हैं, लाइन से होते हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है, फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएस ओपन होगा। ओके, पूरे साल में ये 4 ओपन मेन होते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप, मैं ये पीडीएफ अपलोड करूँगा अपने टेलीग्राम का जो मैंने कोई ग्रुप बनाया है, आई होप कि आप इसको स्कैन कर पाएंगे और उससे जुड़ जाएंगे, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी का आई एम न्यू टू दिस, और मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके।